नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है निखिल कोचिंग सेंटर पे। और आज जो है आप लोगों का जो दरोगा का सेट चल रहा है, तो उम्मीद है कि आप लोग बना चुके होंगे। आइए हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं कि किसका आंसर कौन सा होगा और उस पर बातचीत करते हुए चलेंगे। चलिए, आवाज आ रही होगी आप लोगों के पास, ठीक है। देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, और पूछा जा रहा है कि कारण पूछ रहा है, ठीक है, कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के बाद या भय के कारण, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण, अमेरिका के धमकी के कारण, और विश्व शांति को ध्यान में रख के, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है थोड़ा इस पे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध से, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आके हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं और अच्छे से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट होती है कब होती है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखिए ध्यान से, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के बाद या भय के कारण। तो यह जो है आपको जर्मनी क्या करता है, 1 सितंबर आपको 1939 को कब करती है, 1 सितंबर 1939 को क्या करता है, इस पे आक्रमण कर देता है। किस पे, जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, और इसी की वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो 1939 आप लोगों को पता है कि 1939 से स्टार्ट होता है। आते हैं डायरेक्ट कहानी पर। जापान जो है, देखिए, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का कोई मकसद नहीं था, और ये चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये सम्मिलित ना हो। अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, लेकिन आखिर हो क्यों जाता है सम्मिलित, तो सम्मिलित हो जाता है। अमेरिका का एक राज्य है हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर में आप देखिएगा तो अमेरिका का एक राज्य का नाम क्या है, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप का एक जगह का नाम है पर्ल हार्बर। क्या नाम है, पर्ल हार्बर, ठीक है। और पर्ल हार्बर पर, यहाँ पर्ल हार्बर पर जो है अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, ठीक है। नौसैनिक अड्डा उस वक्त था, ठीक है, अभी भी है वैसे। तो नौसैनिक अड्डा हुआ करता था पर्ल हार्बर पर। और जापान जो है यहाँ पर 1941 में क्या करती है, बमबारी कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अमेरिका का जो पर्ल हार्बर पर जो नौसैनिक अड्डा हुआ करता था, ये क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और कम से कम 3000 सैनिक क्या हो जाते हैं, अमेरिका का मारा चले जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है अमेरिका का जो सैनिक है, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, इसमें शहीद हो जाते हैं। जिससे है ये जापान तो उस वक्त बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन अमेरिका जो है चुपचाप रहता है, ठीक है। आगे चलकर जो जापान, ये अमेरिका जो है आपको पता है कि ये क्या कर लेता है, परमाणु बम का आविष्कार कर लेता है, ठीक है। क्या चीज का आविष्कार कर लेता है, परमाणु बम का आविष्कार कर लेता है। यहाँ पर बम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु बम। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है, हम लोग आते हैं, बात करते हैं बाद में इस पे, ठीक है। तो परमाणु बम का आविष्कार कर लेता है। और परमाणु बम का जब आविष्कार कर लेता है, तो यह जो है आपको पता है कि 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को क्या करता है, हिरोशिमा पर बम गिरा देता है। और इसका नाम भी पूछता है कि कौन सा बम गिराता है। तो कौन सा बम गिराता है, लिटिल बॉय नामक बम गिराता है। कौन सा, लिटिल बॉय गिराता है। और मात्र 3 दिन के बाद, आगे चलकर मात्र 3 दिन के बाद जो है 9 अगस्त 1945 को क्या करता है, नागासाकी पर भी बम गिरा देता है। किस पे गिरा देता है, 9 अगस्त को आपको नागासाकी पर गिरा देता है, ठीक है। और जब 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा देता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिरा जाता है, और यहाँ पर बम का नाम तो आपको बता दिए, 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को कौन सा बम, फैट मैन रहता है, ठीक है, फैट मैन। यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि छोटा बम गिराया, और यहाँ पर क्या है, बड़ा बम गिराता है। तो इस तरह से जो है 2 शहर इसका क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। जब तहस नहस हो जाता है तो 5 दिन के बाद, ठीक है, 9, 5, 14 अगस्त को जो है रात्रि में, या कह सकते हैं 15 अगस्त को सुबह में, ठीक है, ये क्या करता है, घोषणा कर देता है, कौन, जापान, कि हम जो है अब युद्ध नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि आत्मसमर्पण जो है आपको 15 अगस्त 1945 को तो करता ही है, लेकिन औपचारिक रूप से कब किया जाता है, ठीक है, हस्ताक्षर कब करता है, तो 2 सितंबर 1945 को करता है। कब करता है आपको, 2 सितंबर 1945 को क्या करता है, पूर्णतः हस्ताक्षर करता है। औपचारिक रूप से कब करता है, 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर देता है। और उसके बाद जो है
पूर्णतः विश्व युद्ध क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा निकलेगा, जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। किस कारण से, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया जाता है, परमाणु बम गिरा दिया जाता है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है, ठीक है, तो परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया है। ठीक है, ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया है। और ओपेनहाइमर जो है, इस पर एक फिल्म भी बन चुका है 2023 में, इसमें देखिएगा तो एक फिल्म बना है। और 2024 में ओपेनहाइमर का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ओपेनहाइमर को जो है ऑस्कर अवार्ड, इस पे फिल्म बना है ओपेनहाइमर पर। और ओपेनहाइमर, ठीक है, यदि आप लोग फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये 2024 में जो है इसको क्या मिलता है, ऑस्कर मिला हुआ है। ठीक है, ऑस्कर अवार्डेड फिल्म है कौन सा, ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर के जीवनी पर बना हुआ है। और इसमें भारत का भी एक जगह यूज किया जाता है, संस्कृत, भारत का जो है संस्कृत भाषा का यूज किया जाता है ओपेनहाइमर फिल्म में। ठीक है, तो ओपेनहाइमर जो है परमाणु बम का आविष्कार करता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारा आपको बता चुके हैं। ठीक है, ज्यादा बातचीत करेंगे तो आप लोगों का समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए जो शॉर्ट बातचीत है उतना करते हुए आगे निकलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आप लोगों का बन चुका होगा पहला। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात किया जा रहा है, बौद्ध स्तूपों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो बौद्ध स्तूप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। बौद्ध धर्म जो है एक स्तूप का निर्माण करता है। स्तूप जो होता है एक अर्ध गोलाकार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो बौद्ध धर्म के द्वारा जो है इसका उपयोग कर सकते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान एक तरह से ध्यान में जब बैठते थे बौद्ध, जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो लोग जब बैठते थे तो उसको क्या किया जाता था, बौद्ध स्तूप कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध स्तूप। और यह जो है अधिकांश जो बनाया जाता था, कहां पर बनाया जाता था, तो यह अधिकांश बनाया जाता था शहरी क्षेत्रों में। कहां पर बनाया जाता था, शहरी क्षेत्रों में बनाया जाता था। इसलिए कि व्यापारी जब आते थे और या जो कोई धार्मिक व्यक्ति है उसको क्या हो जाएगा कि धर्म से जो है वो आसानी से जुड़ जाए, किससे, बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो इसलिए यह जो हो रहता है कहां पर बनाया जाता है, अधिकांश देखिएगा तो यह बनाया जाता था शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र या अर्ध शहरी क्षेत्र में बनाया जाता है। और ये जो है ग्रामीण इलाकों में उतना ध्यान नहीं देता था। तो यहाँ पर देखिए ध्यान आपको आंसर हो बन जाएगा कौन सा, बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ये सभी सही है। ठीक है, ये सही नहीं है। आपको बता चुके हैं कि क्यों नहीं सही है, क्योंकि यह जो है निर्माण करता था, क्यों निर्माण करता था, कहां पर निर्माण करता था, तो शहरी क्षेत्रों में निर्माण करता था। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में क्यों निर्माण करता था, शहरी क्षेत्रों में इसलिए निर्माण किया जाता था क्योंकि जो भी व्यापारी वर्ग आएंगे, ठीक है, और या जो धार्मिक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, जो भी तीर्थ यात्रा करेंगे या धार्मिक व्यक्ति से जुड़े हुए रहेंगे, ये क्या करेंगे, आसानी से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, कोई भी व्यापार करने के लिए जाएगा तो कहाँ जाएगा, शहर की ओर ही ओर जाएगा। तो उस वक्त भी जो है शहर की ही ओर जाता था, अभी भी शहर की ही ओर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। ठीक है, यहां पर आपको नाम है कि अशोक का जो विवरण है किसमें समाहित है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और बातचीत करते हुए चलेंगे, लिखेंगे नहीं, ज्यादा लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो हम आपको बातचीत करते हुए चलेंगे जहां पर कि आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, बनना भी चाहिए और आसानी से समझ में आना भी चाहिए। विनय पिटक का आप लोग नाम सुने होंगे। और विनय पिटक की रचना किसके द्वारा किया जाता है, तो विनय पिटक की जो रचना किया जाता है किसके द्वारा, उपाली के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, विनय पिटक का रचना उपाली के द्वारा किया जाता है। और सूत पिटक का रचना किसके द्वारा किया जाता है, तो सूत पिटक का रचना आप लोग को पता है कि आनंद के द्वारा किया जाता है। और अभिधम पिटक का रचना किसके द्वारा किया जाता है, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और विनय पिटक में किस चीज की चर्चा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विनय पिटक में जो है दार्शनिक नहीं, ये विनय पिटक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है बौद्ध संबंधी संघ नियम में जो एक तरह से प्रवेश करने का नियम था, ठीक है, वो किसमें है, तो विनय पिटक में। बौद्ध संघ में यदि हम लोग प्रवेश करते हैं या कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके बारे में नियम आचार संबंधी जो शिक्षाएं दी गई है किसमें दिया गया है, तो आपको विनय पिटक में दिया गया है। सूत पिटक में क्या है, तो सूत पिटक के बारे में यदि बात करते हैं तो इसमें धार्मिक सिद्धांत और उपदेश का जिक्र किया गया। किसमें, सूत पिटक में। बौद्ध धर्म के बारे में जो दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है किसमें दिया गया है, आपको सूत पिटक में दिया गया है। और अभिधम पिटक के बारे में बात करते हैं तो अभिधम पिटक में जो है
केवल दार्शनिक सिद्धांतों की बात की गई है। किसमें? दार्शनिक सिद्धांतों की बात की गई। और किसके द्वारा रचना किया गया है? मोगलीपुत्र। किसके द्वारा? विनय पिटक। किसके द्वारा? यह जो है आपको आनंद के द्वारा। ठीक है, ये देखिए विनय पिटक किसके द्वारा किया गया है? एक मिनट, तो उपाली के द्वारा किया गया है। और सूत पिटक किसके द्वारा किया गया है? तो सूत पिटक आपको किसके द्वारा किया गया है? यह आनंद के द्वारा किया गया। ठीक है, विनय पिटक किसके द्वारा किया गया है? उपाली के द्वारा। लिख ही देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, और सूत पिटक किसके द्वारा? आनंद के द्वारा। और उसके बाद अभिधम पिटक किसके द्वारा? तो मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया है। मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है आपको बता चुके हैं कि बौद्ध संबंध के बारे में जो है एक तरह से जो नियम है, ठीक है, बौद्ध संघ में यदि आप प्रवेश करते हैं तो उसके बारे में जो नियम है, ठीक है, शिक्षा जो दिया गया है, किसमें दिया गया? विनय पिटक में। यदि सूत पिटक की बात करते हैं तो इसमें जो है धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। और अभिधम पिटक में क्या है? तो दार्शनिक सिद्धांत के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें जो है आपका अशोक का विवरण का समाहित इस तीनों में से नहीं किया गया। तो तीनों में से जब नहीं किया गया तो आखिर कहाँ किया गया है? तो अशोक के बारे में जो है आपको जानकारी मिलेगी किसमें? महावंश में मिलेगी। ठीक है, किसके बारे में मिलेगी जानकारी? महावंश में मिलता है। किसके बारे में? तो महावंश के बारे में। ठीक है, तो अशोक के बारे में जो आपको जानकारी मिलता है, मौर्य सम्राट अशोक का विवरण जो है किस बौद्ध मूल ग्रंथ से? तो किससे? महावंश से मिलता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? ठीक है, शिल्पाधिकारम यह एक इंपोर्टेंट महाकाव्य है और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि शिल्पाधिकारम की कहानी क्या है। ठीक है, तो शिल्पाधिकारम में जो है यहां पर देखिएगा तो आपको दो एक इंपोर्टेंट, एक नायक एक नायिका की कहानी है। किसका किसका? कोवलन और कन्नगी का। कोवलन और कन्नगी का। ठीक है, कोवलन जो है नायक है आपको, और नायिका कौन है आपको? ये कन्नगी। ठीक है, ये नायिका है। ठीक है, हीरोइन कह सकते हैं, हीरो कह सकते हैं, कोवलन है। ठीक है, ये दोनों जो है पति पत्नी है। ठीक है, कोई दिक्कत ना, और अमीर रहते हैं। लेकिन कोवलन जो है, ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। कोवलन की पत्नी कन्नगी है, लेकिन कोवलन को जो है एक महिला से प्यार हो जाता है। और उसका क्या नाम रहता है? तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि उसका क्या नाम रहता है। तो उसका जो नाम रहता है माधवी नाम रहता है। क्या नाम रहता है? कोवलन जो है एक महिला से प्रेम कर लेता है और वो एक तरह से डांसर रहती है और उसका क्या नाम रहता है? माधवी नाम रहता है। ठीक है, तो तीन कहानी हो, तीन व्यक्ति आ चुका है यहाँ पे। माधवी आ चुकी है, उसके बाद कोवलन और कन्नगी। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आसानी से आएगा। और कहानी बार बार पूछता है तो इसलिए हम लोग बात कर लेते हैं। कोवलन को क्या हो जाता है? किससे प्यार? माधवी से हो जाता है। और कन्नगी को ये छोड़ के इसके पास आ जाता है। डांसर रहती है तो देखने में खूबसूरत रहती है, तो इसके पास आ जाता है। जब तक इसके पास बहुत सारा धन रहता है तब तक तो ये इसके साथ रहती है। जब इसके पास धन समाप्त हो जाता है तो माधवी क्या करती है? इसको भगा देती है। ठीक है, माधवी क्या करती है? कोवलन को भगा देती है। लेकिन इंतजार करते रहती है कौन? इसकी पत्नी है कन्नगी, और इंतजार करती रहती है। लेकिन अब तो धन है नहीं। जब धन है नहीं तो यह जो है अपने राज्य से निकल के चला जाता है। कहाँ? मदुरै चले जाता है। कहाँ पर चला जाता है? मदुरै। मदुरै का नाम आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कहाँ पर चला जाता है? मदुरै चले जाता है। ठीक है, और जब इसके पास कोई धन नहीं रहता तो ये चले जाता है मदुरै कमाने के लिए, व्यापार करने की सोचता है कि व्यापार करेंगे कहाँ पर? मदुरै में जाके। मदुरै शहर रहता है उस वक्त। ठीक है, जब मदुरै जाता है तो यहाँ पर जो है इसके पास कुछ भी धन नहीं है। तो जब धन नहीं है तो आखिर करेगा क्या? तो महिला के पास जो है, आपको पता है कि महिला के पास क्या रहता है? कुछ ना कुछ एक तरह से आभूषण रहता है। जब आभूषण रहता है तो वो अपने पति को देता है कि इसको बेच के क्या करिए, आप व्यापार कर लीजिए। तो जब ऐसा बात होता है तो इसके पास, किसकी? कन्नगी के पास क्या रहता है? एक पायल रहता है। और पायल का जो इसमें यूज किया गया है नुपुर के नाम से किया गया। क्या? किस नाम से? नुपुर के नाम से। नुपुर को पायल बोला जाता है। नुपुर एक पायल रहता है जो कन्नगी दे देती है किसको? कोवलन को, और बोलता है कि बेच लीजिए। तो कोवलन जो है बेचने के लिए कहाँ चला जाता है? चला जाता है आपको यह एक व्यापारी के पास। और अब देखिए यहाँ से कहानी जुड़ता है। जब मदुरै ये जाता है व्यापारी के पास पायल बेचने के लिए, तो संयोग एक ऐसा रहता है कि उसी वक्त मदुरै का जो राजा और रानी है, रानी का जो है पायल खो जाता है। उसी वक्त एक संयोग है कि उसका रानी का जो है पायल खो जाता है। और रानी का जो पायल खोता है वो भी क्या है? महंगा पायल है, और कन्नगी के भी पास महंगा पायल है।
तो यह जो है व्यापारी जो है राजा को सूचना कर देता है कि कोवलन के पास क्या है, महंगा पायल है, और इसके पास आया कहाँ, तो कहीं ना कहीं ये चुरा के लाया होगा, इतना जब गरीब हो गया है तो ये चुरा के लाया होगा। ठीक है, राजा जो है बिना जानकारी प्राप्त किए हुए कोवलन को बुलाता है और उसको क्या कर देता है, मृत्यु दंड की सजा दे देता है। ठीक है, राजा क्या कर देता है, बिना जांच किए हुए उसको, कोवलन को मृत्यु दंड की सजा दे देता है। और कन्नगी जो है घर पर इंतजार कर रहे हैं कि अब वो पायल बेच के आएगा तो हम लोग अच्छे से व्यापार करना स्टार्ट करेंगे। इसको जब पता चलता है तो कन्नगी कहाँ आती है, राजा के दरबार पे। जब राजा के दरबार में आती है तो वो, इसके पास तो एक जोड़ा था, ये पायल जो बेचने गया था, पायल में एक ही जोड़ा दिया था कोवलन को, तो एक जोड़ा बेचने, एक जो सॉरी जोड़ा में से जो है एक पायल बेचने के लिए दिया था। ठीक है, कि एक पायल बेच के जो है व्यापार करेंगे और एक पायल रहेगा। तो इसके पास जोड़ा का एक रहता है, कन्नगी के पास रहता ही है। जब कन्नगी के पास एक पायल रहता ही है तो ये राजा को दिखाता है कि मेरे पास तो पायल था, और जब पायल था तो इसका एक जोड़ा देखिए मेरे पास वर्तमान में है, और एक जोड़ा जो लाया गया था व्यापार के लिए, दोनों पायल को मिलाइए, और दोनों पायल को जब मिलाया जाता है तो दोनों पायल जो है किसका मिलता है, कन्नगी का ही मिलता है। ठीक है, और रानी का पायल नहीं मिलता है। जब रानी का पायल नहीं मिलता है तो राजा को क्या होता है, पश्चाताप होता है कि कोवलन को जो है मृत्युदंड नहीं देना चाहिए था, पहले जांच करना चाहिए था। इसी के वजह से जो है ये कहानी फेमस होती है, और ये कहानी जो है आपको किसमें, महाकाव्य है। ठीक है, एक प्रकार का ये महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम कहानी तो आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन यहाँ से एक चीज और पूछा जाता है, उसके बारे में जान लीजिए। शिल्पाधिकारम के बारे में पूछा जाता है कि इसकी रचना किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका रचना जो किया गया है किसके द्वारा, इलांगो आदिगल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, इलांगो आदिगल ने इस रचना लिखा है। ठीक है, आदिगल। इलांगो आदिगल के द्वारा क्या किया गया है, यह रचना तैयार किया गया है, यह महाकाव्य। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है कथानायक है, और इसमें जो है जैन तत्वों को जिक्र इसमें किया गया है। तो आंसर इसका आप लोगों को बन चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ है। तो जर्मनी में नाजी दल का उत्थान आप लोगों को पता है कि हिटलर के नेतृत्व में हुआ है, और हिटलर का सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब है मेरा संघर्ष, याद रखिएगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, कौन सा किताब है, मेरा संघर्ष। ठीक है, मेरा संघर्ष। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है। डंका शाह के नाम से हम लोग देखते हैं कि किसे जाना जाता है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता है। ठीक है, यह जो है आपको फैजाबाद के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था उस वक्त 1857 के आसपास में फैजाबाद के क्षेत्र में जो है, जब अंग्रेज इस क्षेत्र में एक तरह से कह सकते हैं कि अपना अधिकार कर चुका था, तो यह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है गांव-गांव जाके क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध कि प्रचार प्रसार करते थे, और लोगों को जो है बताते थे कि अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ पर अपना अधिकार जमा रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो यह आपको दिखाई पड़ता है, अंग्रेज जो इसमें क्या करता है, 50,000 का एक तरह से बोलता है कि जो भी पकड़ के लाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, 50,000 एक तरह से इनाम राशि दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में कोई ना कोई इसको सूचना दे ही देता है अंग्रेजों को, और जब ये पकड़ा जाते हैं तो इसकी बाद में हत्या हो जाती है। तो यह जो है आपको कहां पर दिखाई पड़ते हैं, यह फैजाबाद के क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। कहां पर, फैजाबाद में। ठीक है, तो 1857 के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह कहा जाता है, तो आपको आंसर बन चुका होगा, किसे कहा जाता है, आपको फैजाबाद के जो क्षेत्र के हुआ करते थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्हें ही डंका शाह के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ठीक है, तो जनसंख्या के अनुपात में कितना था, सिंपल है कि प्रत्येक 10 लाख पर था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है, आप लोगों को पता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है। इसमें जो है 3 सदस्य थे, कौन कौन से थे, पेंथिक लॉरेंस, ठीक है, पेंथिक लॉरेंस थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और एवी कौन से थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और इसका जो काम था, यह कहा गया था कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत आता है तो यह कहता है कि हम यहाँ पर 3 काम करेंगे। कौन कौन सा काम करेंगे, सबसे पहले तो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। कि कौन बोलता है, यह कैबिनेट मिशन बोलता है कि अंतरिम सरकार का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, आपको कैबिनेट मिशन के द्वारा किया जाएगा। और संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ही बोलती है कि संविधान के बनाने के लिए क्या किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और तीसरा जो बोलता है, क्या बोलता है कि भारत को स्वतंत्रता देने संबंधी प्रावधान इसमें तैयार किया जाएगा। तो यह जो है प्रति 10 लाख जनसंख्या पे था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
लिन-लिथगो आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। लिन-लिथगो आयोग का उद्देश्य क्या था, ठीक है। लिन-लिथगो आयोग, लिन-लिथगो जो है बाद में जाके भारत का गवर्नर भी बनते हैं। तो लिन-लिथगो आयोग जो है जब गवर्नर नहीं रहते हैं उससे पहले ही एक आयोग के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है भारतीय कृषि संकट के संबंध में इन्होंने जिक्र किया है। किसके संबंध में? भारतीय कृषि संकट के संबंध में जिक्र किया है, ठीक है। तो लिन-लिथगो जो है ये बाद में आके भारत में देखिएगा तो आपको 1936 से लेकर 1943 के बीच में जो है आपको दिखाई पड़ेगा भारतीय गवर्नर के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो है एक आयोग के रूप में काम करते हैं और उसमें जो है आपको भारतीय कृषि के बारे में, और यह जो गठित होता है 1926 में गठित होता है। कब गठित होता है? तो 1926 में आपको यह गठित दिखाई पड़ते हैं। कौन सा? लिन-लिथगो आयोग का गठन जो है 1926 में होता है और इसमें जो है भारतीय कृषि संकट से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से देखते हैं क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। एक मिनट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो प्रसारण किया था? कांग्रेस रेडियो प्रसारण किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उषा मेहता होगा, ठीक है। यहां पर आइए बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप लोगों को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? तो सबसे पहले जो है एक बैठक होता है जुलाई 1942 में, कांग्रेस का एक बैठक होता है और इसमें जो है कहां पर बैठक होती है? वार्धा में होती है बैठक, ठीक है। और वार्धा में जो बैठक होती है इसमें कहा जाता है कि 8 अगस्त 1942 को क्या किया जाएगा? एक ग्वालियर टैंक मैदान में जो है एक बार बैठक बुलाया जाता है और उसके बाद जो है 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली का नाम यहाँ पर है, तो 9 अगस्त को जो है अरुणा आसफ अली के द्वारा जो है तिरंगा फहरा के क्या किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किया जाता है, ठीक है। भारत और आंदोलन जब ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत होता है कब से होता है? 9 अगस्त से। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है 8 अगस्त या 9 अगस्त, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 अगस्त या 9 अगस्त। तो 8 अगस्त को क्या होती है? बैठक बुलाया जाता है। 8 अगस्त को कहां पर? आपको ग्वालियर टैंक मुंबई में बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बैठक होती है, लेकिन स्टार्ट कब होता है? 9 अगस्त। अरुणा आसफ अली जो है तिरंगा फहरा के क्या करती है? यहाँ पर आपको भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो है 9 अगस्त जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है क्या कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है 9 अगस्त को, तो यहाँ पर जो है आपको कौन सा एक ऑपरेशन पूछा जाता है? तो ऑपरेशन चलाया जाता है। कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, जिसके तहत जो है सभी जो प्रमुख नेता रहते हैं उसको पकड़ के गिरफ्तार करके क्या कर दिया जाता है? जेल में रख दिया जाता है। जैसे कि आपको खास करके नाम लेते हैं महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है? आपको पुणे के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। कस्तूरबा गांधी को भी वहीं पर रखा जाता है और इसी तरह जो है जयप्रकाश नारायण को आपको पता है कि हजारीबाग में रखा जाता है, लेकिन हजारीबाग से क्या हो जाते हैं ये किसी तरह से यहाँ से ये बच के भाग जाते हैं, ठीक है। हजारीबाग से जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये तो समझिए कि आपको 1 अगस्त 1920 को ही समाप्त हो जाते हैं, तो ये तो इस वक्त थे ही नहीं, तो इनका कहानी इसी जगह छोड़ देते हैं। 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जयप्रकाश नारायण को के बारे में आपको बता ही चुके कि ये जो है हजारीबाग जेल में इनको गिरफ्तार करके रखा जाता है, लेकिन यहाँ से क्या हो जाता है? भाग जाते हैं और नेपाल चले जाते हैं। उसके आगे कहानी छोड़ देते हैं। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा जाता है? तो अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जेल में रखा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद, हम लोग बिहार से संबंधित है तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन, फिर से देखिए कैबिनेट मिशन से ही क्वेश्चन है, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। किसकी मांग को अस्वीकार कर दिया? पाकिस्तान की मांग को क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है, ठीक है। और यह जो है किसके द्वारा? पहले जो है देखिए 6 जून 1946 को जब कैबिनेट मिशन एक तरह से आता है, उसके बाद जो है मुस्लिम लीग जो है इसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन आगे चल के जो है इसको क्या करता है? मुस्लिम लीग के द्वारा इसको अस्वीकार, और मुस्लिम लीग का सिर्फ एक ही कहना था कि उसमें पाकिस्तान की मांग रहना चाहिए। यदि पाकिस्तान उसमें नहीं है, पाकिस्तान का निर्माण नहीं है, तो उसमें जो है मुस्लिम लीग को जो है किसी तरह का वो एक तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। तो यह जो है आगे चल के एक तरह से कह सकते हैं जुलाई में 29 जुलाई 1946 को क्या कर लेता है? इसको अस्वीकार कर देता है, ठीक है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समुदाय ऐसा रहता तब तो क्या बात ही था, ठीक है। तो कृषक समुदाय एक संगठित, जो उस वक्त है समुदाय ऐसा नहीं था, संगठित नहीं था, ठीक है। तो यह जो है असत्य है। आंसर तो पहला ही बन चुका, खाद्यान्नों की प्रचुरता थी।
ये सब ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य द्वारा, ठीक है, उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर है पूछ रहा है कि कौन सा कथन औसत्य है, तो औसत्य कौन सा है? कृषक समुदाय को क्या था? एक संगठित सजातीय समूह यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो कृषक समुदाय का क्या था? कुछ कहना है क्या? कृषक समुदाय का क्या है? एक संगठित यहाँ पर सजातीय समूह यहाँ पर नहीं था, तो यही आपका आंसर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग का क्या कहते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन तो आसानी से बन चुका होगा। ऐसा हमको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होंगे जिससे कि ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, ठीक है। आइए, उसके बावजूद भी ऐसे भी कोई बच्चे हो सकते हैं कि जो कि शुरुआत से तैयारी कर रहे हो सकता है कि अभी इतिहास ना पढ़े हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए बातचीत कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। 1885 ईस्वी में आपको इसका गठन होता है, ठीक है। और जब यहाँ पर 1885 ईस्वी में इसका गठन होता है तो सबसे पहले कहाँ पर इसका अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है? तो बंबई में किया जाता है, और बंबई में जो किया जाता है कि इसका डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1850 से 1886 चलते हैं, ठीक है। 1886 ईस्वी में किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? आपको कलकत्ता में किया जाता है, और कलकत्ता में जो किया जाता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा 86 आ चुके, और 86 के बाद 87, ठीक है। 87 में आपको दिखाई पड़ेगा, कौन दिखाई पड़ेंगे? आपको बदरुद्दीन तैयब जी दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। यही जो है बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है कहाँ कब करते हैं? तो 1887 ईस्वी में करते हैं, ठीक है। और ये अध्यक्षता कहाँ पर किया जाता है? यह जो है मद्रास में किया जाता है, ठीक है। यह मद्रास में किया जाता है। आपको दिखाई पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो है आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का बन चुका होगा। और आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अंग्रेज कौन थे? प्रथम अंग्रेज, तो 18 मार्च 87 के बाद 88 चलेगा, तो 88 का जो अध्यक्षता है कहाँ पर किया जाता है कांग्रेस का? यह जो है इलाहाबाद में किया जाता है। और इलाहाबाद में जो किया जाता है आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर जो अध्यक्षता किया जाता है 88 में ही जॉर्ज यूल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आपको जॉर्ज यूल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, 88 में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है। इतिहासकार बर्नी दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत के शासन को वास्तविक इस्लामी नहीं माना, ठीक है। क्यों नहीं इस्लामी माना? बर्नी के बारे में पूछा जा रहा है। और बर्नी के बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे प्रमुख किताब है तारीख-ए फिरोज शाही, ठीक है। कौन सी किताब है? तारीख-ए फिरोज शाही, ठीक है। चलिए यहाँ तक नहीं रहने देते हैं, देख समझ में आ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। इतिहासकार बर्नी, ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? बर्नी पूछा। और बर्नी जो है अपनी किताब में जो है वो कहता है क्या है कि वो उस वक्त का जो दिल्ली सल्तनत का जो काल हुआ करता था उसमें जो है कुछ शासक ऐसे रहते हैं जो कि इस्लामी उसको नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि वह जो है शरीयत को नहीं मानता है, ठीक है। क्या करता है? शरीयत के हिसाब से वो नहीं चलता है और अपना नियम खुद बनाता है। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या करते हैं? आपको बाजार नियंत्रण सब के बारे में खुद अपना नियम लाते हैं, और बहुत सारे सब जो है इल्तुतमिश भी जो अपना नियम लाता है। तो सभी इस तरह से दिल्ली सल्तनत में देखिएगा तो कोई भी ऐसा नहीं शासक है कि जो कि पूर्णतः शरिया पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि औरंगजेब के समय में देखिएगा तो औरंगजेब क्या है? पूर्णतः शरिया पर डिपेंडेंट है जी, ठीक है। यदि शरिया में लिखा हुआ है तो उसी के हिसाब से क्या किया जाएगा? फैसला किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं था। तो इस यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा बन रहा है? सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ, ठीक है, अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, ठीक है। मुस्लिम कानून को तो मानता था, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कानून को नहीं मानता था, लेकिन मुस्लिम कानून के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगता था कि मान के चलते हैं कि जो सही है, उचित है, वही फैसला होना चाहिए, ठीक है। और आगे चल के कोई भी तारीख-ए फिरोज शाही में जो है आपको दिखाई पड़ता है, लिखे हैं बर्नी ने कि फिरोज शाह तुगलक भी वैसा ही करते हैं जो कि मान के चलिए उनको उचित लगता था। इसलिए ऐसा ये मान के चलते हैं कि इस्लामिक जो है कानून के अंतर्गत ऐसा नहीं है कोई भी शासक, ठीक है, वास्तव में इस्लामी नहीं मानता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर तक हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। शारदा एक्ट के बारे में है 14 नंबर। शारदा एक्ट कब आता है? तो शारदा एक्ट कब आता है? तो 1929 ईस्वी में आता है, ठीक है। शारदा एक्ट कब आता है? 1929 ईस्वी में आता है। और यह जो है एक तरह से बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया था। किस लिए लाया गया था? बाल विवाह को रोकने के लिए। यदि यहाँ पर देखते हैं तो लड़का और लड़की की उम्र को फिक्स किया गया था कि शादी के लिए लड़का का उम्र कितना होना चाहिए और लड़की की उम्र कितना होना चाहिए। लड़का का उम्र यदि बात करते हैं तो लड़का का उम्र कितना होना चाहिए? लड़का का जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। और लड़की के बारे में बात करते हैं, गर्ल के बारे में बात करते हैं, गर्ल का जो उम्र होना चाहिए कितना होना चाहिए? मात्र 14 वर्ष, ठीक है। उस वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। शारदा एक्ट 1929 के बारे में बात कर रहे हैं।
तो शारदा एक्ट कब आता है? 1929 ईस्वी में आता है। और यह जो है आपको लड़का के लिए कितना रहता है? 18 वर्ष रहता है। और लड़की के लिए कितना रहता है? आपको 14 वर्ष रहता है। ठीक है। और आइए आप देख लेते हैं कि किसका शासनकाल कब रहता है। 1929 आपको बता चुके हैं, शारदा एक्ट आता है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के बारे में मैंने कल भी बताया था और आज फिर से बता रहे हैं कि इसका जो शासनकाल कब कहां से कहां तक रहता है? 1926 से लेकर 1931 तक दिखाई पड़ेगा। और 1926 से 1931 तक दिखाई पड़ता है। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में आता है। तो किसके शासनकाल में हो जाएगा? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आप आ चुके तो चलिए ठीक, यहीं बैठिएगा। ऑफिस में जगह है, ऑफिस में आराम से बैठिए तब तक। ठीक है, आराम से बैठिए ऑफिस में और गेट सटा दीजिएगा। ठीक है, ऑफिस में बैठिए आराम से, आते हैं कुछ देर के बाद। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। इस जगह हम लोग देखते हैं तो विलियम बेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। विलियम बेंटिंग का शासनकाल का समय कब रहता है? 1828 से लेकर 35 तक रहता है। विलियम बेंटिंग का कब रहता है? 1828 से आपको 35 तक दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर जेम्स फोर्ड और लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब तक दिखाई पड़ता है? तो 80 से 84 दिखाई पड़ता है आपको, 1880 से। ठीक है, 1880 से लेके 1800 आपको 84 तक लॉर्ड रिपन सर्वाधिक फेमस है। ठीक है, चलिए उसके बाद जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड का शासनकाल कहां से कहां तक रहता है? कल भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो 1916 से लेकर 1921 तक, कहां से कहां तक? 1916 से लेकर 1900 आपको 21 तक रहता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ठीक है, तो शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में आती है और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड इरविन हो जाएगा, 1926 से 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शा बंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला, ठीक है, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। ठीक है, यह किसके बारे में पूछा जा रहा है? यह जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह ऐसा था जो कि नक्शबंदिया नेता ख्वाजा का अनुयायी था। तो यह जो है बाबर का था। ठीक है, बाबर, आपको पता है कि बाबर भारत में कब आता है? तो भारत जो है आपको पानीपत के प्रथम युद्ध से जो है आपको एक तरह से कह सकता है कि इंडिया में प्रवेश करता है 1926 से लेके 1926 बोल रहा है 1526 से लेके 1530 तक। कब से कब तक? 1526 से लेके 1530 तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बाबर कब आता है? 1526 ईस्वी में। आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको पराजित कर देता है? इब्राहिम लोदी को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर कौन सा वंश? मुगल वंश की नींव डालता है। और उसके बाद यह जो है 1526 से लेकर 1530 तक रहता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो आपको कहानी आगे पता ही चलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर आप लोगों को बन चुका होगा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया मंदिर था? ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया मंदिर था? तो यह जो है बृहदेश्वर का मंदिर। यहाँ पर इसको सुधार कर लीजिएगा, बृहदेश्वर होगा। ठीक है, बृहदेश्वर होगा। ठीक है, बृहदेश्वर का मंदिर। और यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और यह कहां पर है? तंजावुर में ही है। ठीक है, और इस मंदिर में जब जाते हैं हम लोग तो सबसे पहले हम लोगों को प्रवेश मिलता है, क्या चीज का मिलता है? आपको गोपुरम मिलेगा। ठीक है, क्या चीज मिलेगा? गोपुरम मिलेगा। और कौन सा भगवान को यह समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, शिव को समर्पित है बृहदेश्वर का मंदिर। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि किस भगवान को समर्पित है? तो यह जो है भगवान शिव को समर्पित है। और यह मंदिर का निर्माण कब होता है? लगभग 1003 के आसपास से लेकर 1003 से लेकर 1010 के आसपास में जो है आपको यह मंदिर दिखाई पड़ता है, आपको बृहदेश्वर का मंदिर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मजहरनामा, ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब किया था? ठीक है, तो अकबर के द्वारा जो है कुछ कार्य किया गया है। 1575 में भी, 79 में भी, आपको 82 में भी, और आपको 1585 ऐसा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो अकबर मजहरनामा की घोषणा कब करता है? तो मजहरनामा की घोषणा जो है आपको यह 22 जून, डेट छोड़ दीजिए आप, ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ष याद रखिएगा। तो वर्ष कितना होता है? 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा करता है। और 1575 लेते हैं तो 1575 ईस्वी में क्या करता है? इबादत खाना बनाता है। ठीक है, इबादत खाना। और 1582 भी जो है आपको इंपॉर्टेंट है। और 1582 किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये एक धर्म चलाता है, अकबर के द्वारा जो एक धर्म चलाया जाता है। कौन सा? दीन ए इलाही, नाम सुने होंगे, दीन ए इलाही। ठीक है,
तो दीन ए इलाही किसके द्वारा, अकबर के द्वारा चलाया जाता है, और ये कब चलाया जाता है, 1500 आपको 82 में चलाया जाता है। 1564 ईस्वी में इसका एक सब सर्वाधिक इंपोर्टेंट है, वो भी आप लोग याद रखिएगा कि 1564। तो 1564 ईस्वी में ये क्या करता है, तो 1564 ईस्वी में ये क्या करता है, आपको पता है कि जजिया कर को क्या कर देता है, ये समाप्त कर देता है। क्या करता है 1564 ईस्वी में, जजिया को समाप्त कर देता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वाधिक पूछा भी जाता है कि जजिया को अकबर के द्वारा कब समाप्त किया गया है, तो यह जो है आपको 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1564 आपको जजिया को समाप्त कर देता है। इबादत खाना 1500 आपको 75 और उसके बाद 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो आंसर आप लोगों को बन चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नीचे दिए गए कूट को मिलाना है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और कूट को मिलाना है। आइए मिलाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी किसकी सर्वोच्च शिखर है, तो अन्नामलाई पर्वत की क्या है, सर्वोच्च शिखर है। दोदा बेटा किसका है, नीलगिरी का है। धूपगढ़ किसका है, तो सतपुड़ा श्रेणी का है, ठीक है। और गुरु शिखर किसका है, आपको अरावली का है। आइए मिला लेते हैं, देख लीजिए। तो आपको अनाईमुड़ी किसका मिलता हुआ, 1 का 4, 1 का 4 आपको मिलाइए, तो 1 का 4 आपको, ठीक है, 1 का 4। उसके बाद दोदा बेटा किसका जा रहा है, तो दोदा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी की। तो आपको 2 का बी का क्या होगा, 1 होगा, बी का 1 सही जा रहा है, ठीक है। धूपगढ़ी, धूपगढ़ी किसका है, आपको सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर क्या है, धूपगढ़ी है। तो आप लीजिए 3 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। उसके बाद गुरु शिखर किसका है, तो गुरु शिखर अरावली का है। तो गुरु शिखर किसका है, अरावली का है। तो आपको डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी सभी का है और सर्वोच्च चोटी किसका किसका है, आपको मिला ही दिए, तो बन गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है कि जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाराणसी से कन्याकुमारी कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। नंबर भी पूछा जाता है, तो कौन सा, NH 44, ठीक है। ध्यान रखिएगा NH 44 है। पहले जो है NH 7 हुआ करता था। यदि पुराना किताब आप लोग पढ़ते होंगे या कोई पुराना टीचर पुराने डाटे के हिसाब से पढ़ाते होंगे तो NH 7 ही पढ़ाते होंगे, या किताब में भी लिखा हो रहता है NH 7, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सभी NH का क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है। नाम जो है परिवर्तन क्या कर दिया गया है, ठीक है। किसी को कहीं से कहीं पहले NH1 कहीं और था, अब वर्तमान में कहीं और है, ठीक है। NH2 पहले कहीं और था, अब वर्तमान में कहीं और है। पहले NH वाराणसी से कन्याकुमारी हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। NH 44 वाराणसी से आप देखिएगा तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, सब इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा दिखाई पड़ता है, आपको NH 44 ही दिखाई पड़ता है। NH 44 कहां से कहां तक दिखाई पड़ता है, तो आपको NH 44 जो दिखाई पड़ता है, ये आपको दिखाई पड़ता है इंडिया का सबसे बड़ा, जो कि भारत के एक तरह से उत्तर से लेके दक्षिण तक को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसी पर पूछा जाता है, यही पर वाराणसी से कन्याकुमारी इसी राज्य मार्ग पर है, और इसी पर कौन सा स्थित नहीं है। तो ये सब जगह जो है आपको मध्य प्रदेश का है, ठीक है। कौन सा जगह कहाँ का है, ये सब सभी मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का सतना जो है आपको NH 44 के समीप नहीं है, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, सतना हो जाएगा। चलिए आप लोगों को यहाँ पर एक दो को बता देते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा NH होगा, NH तो 44 हो गया, और सबसे छोटा NH, और छोटा NH भी जो है पूछा जाता है कि सबसे छोटा NH कौन सा है। तो सबसे छोटा NH कौन सा है अभी वर्तमान में इंडिया में, तो ये भी जो है आपको आप लोग पढ़ते होंगे 47 के बारे में, 47A के बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन वो भी जो है परिवर्तन हो चुका है। सबसे छोटा आपको दिखाई पड़ता है तो NH 118 दिखाई पड़ेगा या NH 548 दिखाई पड़ेगा। कौन कौन सा, NH या तो 118 या NH आपको 548, ठीक है। तो ये कौन कौन सा दिखाई पड़ेगा आपको, NH या तो आपको दिखाई पड़ेगा आपको NH 118 दिखाई पड़ेगा जो कि झारखंड में है, ठीक है। और उसके बाद आपको NH दिखाई पड़ेगा कौन सा, 548 दिखाई पड़ेगा। और ये दोनों मात्र कितना कितना किलोमीटर का है, दोनों यदि देखते हैं तो दोनों इसलिए नाम लिखे हैं क्योंकि दोनों जो है 5-5 किलोमीटर का है, मात्र 5-5 किलोमीटर का NH है, ठीक है। तो सबसे छोटा आप लोग याद रखिएगा कि सबसे छोटा ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, और सबसे बड़ा तो ये हो गया, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, एक बार जाके आप लोग देख लीजिएगा किताब में। किताब में तो हो सकता है कि नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को इसके लिए देखना पड़ेगा, इंटरनेट पर देखना पड़ेगा, ठीक है, कि NH1 कहां पर है, NH2 कहां पर है। एक बार आसानी से किताब में जो है वो आप लोगों को गलत हो सकता है, या नहीं तो कोई जो नया डाटा जिसके पास होगा तो वो आंसर सही दिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है, ठीक है। यहाँ पर जो है कहा जाता है अवनालिका अपरदन, इसको कहा जाता है एक तरह से कह सकते हैं कि काट छाट करने का काम, ठीक है। तो इसको जो है एक तरह से भूमि को क्या कर देती है, पूरी तरह से काट छाट करती है, और काट छाट करती है कौन सा करता है,
अपर्दन करने का काम करता है, तो यह जो है चंबल नदी के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, चंबल नदी। यह जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और जाकर आपको यमुना की ये सहायिका है। चंबल किसकी सहायिका है, तो यमुना की सहायिका है। और यमुना में ये कहाँ पर आकर मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह आपको दिखाई पड़ेगा इटावा, ठीक है। और इटावा में जो है आपको यमुना और चंबल का यहाँ पर संगम होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चंबल, ठीक है। चंबल के घाटी के नाम भी आप सुनेंगे, घाटी क्यों बनाता है, यही जो है उद्खात की भूमि कर देता है, ठीक है। पूरी तरह से भूमि को क्या करता है, काट छांट कर देता है। तो कौन सा नदी हो जाएगा, चंबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दो समांतर भ्रंशों, यहाँ पर भ्रंश होगा, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो ये जो है आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए, तब आपको बनेगा। तो देख लेते हैं इसका। इस तरह से दो पर्वत इस तरह से बनता है, ठीक है, देख लीजिए। ब्लॉक पर्वत के बारे में बता देते हैं, खंड पर्वत के बारे में, वलित पर्वत के बारे में और अपशिष्ट पर्वत। सबसे पहले अपशिष्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अरावली का आप लोग नाम सुने होंगे कि सबसे प्राचीन पर्वत है, और अपशिष्ट पर्वत के रूप में ये जो है एक तरह से जो हवा सब के द्वारा काट छांट करना है, ठीक है। अब जो है एक तरह से पर्वत उसका विकास नहीं हो रहा है, तो विकास नहीं हो रहा है, लेकिन अब अभी भी वर्तमान में पर्वत है और उसको जो है एक तरह से अपर्दन का काम किया जा रहा है, ठीक है। हवा से क्या किया जा रहा है, या आपको वर्षा से किसी प्रकार से किया जा रहा है। तो ये जो है आपको अरावली दिखाई पड़ेगा। अवशिष्ट का उदाहरण आपको इंडिया में क्या कहते हैं, अरावली दिखाई पड़ेगा। वलित पर्वत के बारे में वैसा कहा जाता है, वलित पर्वत उस पर्वत को कहा जाता है जहां पर दो प्लेट टकराहट होती है, ठीक है। यदि दो प्लेट का टकराहट होगा, जैसे हम लोग आपको बता देते हैं कि जैसे यदि आपको पास ये दिखाई पड़ रहा होगा और इसको यदि हम लोग मोड़ते हैं, ठीक है, यदि मोड़ते हैं इसको, तो आपको एक तरह से बीच में फोल्ड होते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्या होते हुए दिखाई पड़ेगा, आपको फोल्ड होते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, आसानी से समझ में आ रहा होगा। जैसे इसको मोड़िएगा कोई कागज को, तो यहाँ पर तो मोड़ नहीं रहा अच्छा से, तो आप देखिएगा तो बीच में क्या होगा, उठेगा, ठीक है। बीच में क्या होगा, उठेगा, और यहाँ पर बीच में उठने का काम करेगा, दोनों तरफ से धंसने का काम करेगा। तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, वलन होते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रहा है। जब कोई दो प्लेट का टकराहट होता है तो यहाँ पर वलन होता है, और जब वलन होता है तो ये पर्वत को क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। आइए ब्लॉक पर्वत और खंड पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक ये तरह से आपको दो उठा हुआ भाग दिखाई पड़ेगा, बीच में क्या हुआ, धसा हुआ भाग दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आइए देखिए, इस तरह से आपको एक समझने के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो उतना जगह है नहीं जिसकी वजह से आसानी से हो सकता है। यदि समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, यदि समझ में दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप लोग हमको तो तब तो सादा पेज पे समझाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ेगा, जब दो ऊंचा उठा हुआ भाग रहेगा, ठीक है, और बीच में क्या रहेगा, भ्रंश का निर्माण करेगा, ठीक है। दो ऊंचा उठा हुआ भाग रहेगा और बीच में जो भ्रंश का निर्माण करेगा, तो इस तरह के पर्वत को क्या बोला जाता है, इस तरह के पर्वत को जो है आपको बोला जाता है ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। कौन सा पर्वत बोला जाता है, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये जो बोला जाता है इसको बोला जाता है खंड पर्वत बोला जाता है। कौन सा पर्वत बोला जाता है, खंड या हॉस्ट पर्वत। बीच में जो उठा हुआ भाग रहता है इसको हॉस्ट पर्वत बोला जाता है। कौन सा, हॉस्ट पर्वत बोला जाता है, ठीक है। दोनों तरफ से क्या रहेगा, आपको भ्रंश का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा और बीच में क्या हुआ, उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन यही जो होता है, क्या होता है इसमें, खंड पर्वत और हॉस्ट पर्वत में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। खंड पर्वत में क्या होता है, ये जो है बीच में एक तरह से समझिए कट जाता है। क्या होता है, बीच में यहाँ से कटने का काम कर जाता है और ये थोड़ा और नीचे धस जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब खंडित हो जाता है तो इसको कौन सा, खंड पर्वत बोला जाता है, लेकिन बीच में क्या रहेगा, उठा हुआ रहेगा। जब दोनों तरफ से खंडित हो जाएगा तो इसको खंड पर्वत बोला जाता है। और ये जो है दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, खंड पर्वत आंसर होगा। वलित पर्वत बता चुके हैं आपको, अपशिष्ट पहले ही बता चुके हैं, और ब्लॉक पर्वत बता चुके हैं, ठीक है। ब्लॉक पर्वत का जो उदाहरण है पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार आके ऑफलाइन में आप लोग समझ में आ जाएगा, कि ऑफलाइन में मिल लीजिएगा तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है हम लोगों का, जल्दी से कर ले थोड़ा सा। आइए, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत पूछा जा रहा है। तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है, सिंपल सा है, कोयला। भारत में अभी तक जो है कोयला पर ही हम लोग डिपेंडेंट है। तो भारत में जो है सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत कहां से है, आपको कोयला से ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आपको दिखाई पड़ेगा, जो आपको दिखाई पड़ रहा है साइंस का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो साइंस जस्ट इसके बाद जो है आप लोगों को हो जाएगा, साइंस जो है राहुल सर के द्वारा करवाया जाएगा। तो आइए मेरे पास जो क्वेश्चन होगा
तो हम देख लेते हैं आपको कितना नंबर क्वेश्चन होगा मेरे पास। आ जाइए, सीधा आ जाइए आप लोग 39 नंबर पर आ जाइए। ठीक है, कहां पर आ जाइएगा? सीधा 39 नंबर पर आ जाइएगा, जहां पर कि 8 पेपर रहेगा वो केवल मैं करवाऊंगा। ठीक है, 8 और जो भी एक तरह से करंट अफेयर्स रहेगा वो करवाएंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा समय देखते हुए चलते हैं। चलिए सवाल, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यह जो उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्र में अधिकांश भागों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। यह जो है उत्तरी भारत के जो है उत्तरी क्षेत्र में लगभग 40% भागों में पाया जाता है। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में के साथ साथ जो है उत्तर भारत के 40% क्षेत्रों में पाया जाता है। कितने प्रतिशत भागों में? 40%। यह मिट्टी रेत का मिश्रण होता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यह पोषक तत्वों से भरपूर सही होता है। यहाँ सब्जियां और फल उगाने के लिए यह उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यह जो है फल सब्जियां होती है, फल होती है, इसके लिए यह उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर जो दिखाई पड़ता है आपको क्या दिखाई पड़ेगा? चावल का खेती दिखाई पड़ेगा, गेहूं की खेती दिखाई पड़ेगा, ये सब जो खेती दिखाई पड़ता है, चावल करना, दाल, ये सब आपको सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो असत्य है, उपयुक्त ये भी आपको सही है। ठीक है, यहाँ सब्जियां और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो फल यहाँ पर सर्वाधिक कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में नहीं होता है। तो डेल्टा, यदि ऑप्शन के हिसाब से रहते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपको दिखाई पड़ेगा, ऑप्शन कौन सा दिखाई पड़ता है? तो डेल्टा का जो क्षेत्र, डेल्टा का नहीं है, डेल्टा का क्षेत्र कहाँ से हो गया? आपको सुंदरवन का क्षेत्र कह सकते हैं कि जो कि आपको गंगा का भाग और जहाँ पर ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र मिलता है, तो डेल्टा का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सर्वाधिक 40% पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आंसर आगे हम लोग चलते हैं। तो आंसर आप लोगों को बन चुका होगा, इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो ए नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सहसंयोजक बंध, चलिए यह भी जो है आपको क्या कहते हैं, साइंस से बनता हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग डायरेक्ट आइए 43 नंबर पर आते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर पर चलते हैं, और 43 नंबर जो है आपको ओबामा द कॉल ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है? तो यह जो है पीटर बेकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ओबामा पर जो है एक किताब लिखा गया है, और यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो है पीटर बेकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 की मिस यूनिवर्स खिताब निम्नलिखित में से किसने जीती थी? ठीक है, 2023 के बारे में पूछा जा रहा है। 2024 का जो है 16 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, तो 16 नवंबर को होने वाला है इसका प्रतियोगिता, मेक्सिको में होने वाला है, लेकिन अभी तक जब तक नहीं आया है तो आप लोग याद रखिएगा 2023 का। तो 2023 का कौन है? आपको निकारागुआ की सेनेस पलासियोस है। ठीक है, कौन सा नाम है इसका? सेनेस पलासियोस है, ये 2023 की जीती थी। ठीक है, हम लोगों की तरफ से, भारत की तरफ से जो हम लोग देखते हैं, तो आपको रिया सिंघा, एक नाम आप लोगों को याद रखना है, रिया सिंघा का। किसका नाम? रिया सिंघा का। और ये रिया सिंघा जो है इस बार 2024 में भारत की तरफ से, भारत की मिस यूनिवर्स 2024। चलिए देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य, यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको सौंदर्य कर लीजिएगा। सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 मिस यूनिवर्स का खिताब निम्नलिखित में से किसने? आंसर हो चुका है, यहां बता रहे थे रिया सिंघा के बारे में। ठीक है, रिया सिंघा जो है मिस इंडिया 2024 है। मिस इंडिया 2024 कौन है? आपको रिया सिंघा है। ठीक है, और यही जो है प्रतिनिधित्व करने वाली है मेक्सिको की, मेक्सिको में थोड़ा सा आप लोग, मिस इंडिया 2024 जो है यहाँ पर जो है नेतृत्व करेगी, कौन करेगी? रिया सिंघा के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है, और यह जो है 16 नवंबर को होने वाला है। कहां पर प्रतियोगिता होने वाला है? मेक्सिको में प्रतियोगिता होने वाला है। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे होंगे तो रिया सिंघा प्रतियोगिता में आपको भाग लेते हुए दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। ठीक है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस को जो है आप लोग को यहाँ पर कॉलेज ऑन व्हील्स के भी नाम से जाना जाता है, और यह कहाँ की परियोजना है? यह परियोजना आपको दिखाई पड़ेगा, यह जम्मू कश्मीर में चलने वाली एक अनूठी परियोजना है। ठीक है, और यह जो है परियोजना जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूअल, कर लीजिएगा, ठीक है, ड्यूअल
यहाँ पर सही से नहीं लिखा हुआ है, डुअल कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसको डुअल में बदल देना है, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसको डुअल कर लीजिएगा। और पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है जो रेलवे ट्रैक और सड़क पर समान रूप से चल सकता है। ऐसी गाड़ी का नाम बताना है जो कि रेलवे पर भी चलेगा, रेलवे ट्रैक पर भी चलेगा और किस पे चलेगा, सड़क पर भी चलेगा, ठीक है। इस तरह के गाड़ी का नाम आपको किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, यह जो है जापान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, जापान का एक कायो शहर है, ठीक है, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। और यह कब किया गया है, 2021 में ही किया जा चुका है, ठीक है, 2021 में। यदि बात करते हैं रेलवे ट्रैक और सड़क पर चलने वाली इसकी क्षमता का, ठीक है, तो रेलवे पटरी पर जो यह गाड़ी चलेगी कितने प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ेगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यह रफ्तार से चलेगी, ठीक है। और सड़क पर यदि बात करते हैं तो सड़क पर ये जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, सड़क पर स्पीड से चलेगी, ठीक है। सड़क पर जो है आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिखाई पड़ेगा, जबकि रेलवे ट्रैक पर आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिखाई पड़ेगा। और मात्र इसमें कितना सवारी लेके जाया जा सकता है, तो मात्र इसमें जो है बैठाया जा सकता है 21 यात्रियों को बैठाकर ये गाड़ी जा सकती है, ठीक है। क्षमता जो है गाड़ियों की मात्र 21 यात्रियों का। चलिए आगे चलते हम लोग। किस राज्य के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को मासिक वजीफा देने के लिए आपको मासिक वजीफा छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है, तो यह जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, पंजाब के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, पंजाब के द्वारा जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता खास करके पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को दिया जाएगा, ठीक है। और यह जो है पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह के द्वारा जो है यहां पर दिया जाएगा, पंजाब सरकार के द्वारा 6000 से लेकर 8000 रुपया तक छात्रवृत्ति यहां पर योजना इसके तहत लाया गया है, ठीक है। तो पंजाब सरकार के द्वारा लाया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट माउंट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली या चढ़ने वाली कह सकते हैं पहली भारतीय महिला, ठीक है। यहां पर इसको सुधार करिएगा क्वेश्चन को, पहली भारतीय महिला, ठीक है। पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये कौन बनी है, प्याली बसाक बनी है, ठीक है। कौन बनी है, प्याली बसाक जो है पहली बार ऐसी भारतीय महिला है जो कि बिना ऑक्सीजन के जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर जो नाम आता है इसके बारे में भी जान लीजिए, प्रियंका मोहिते के बारे में। कंचनजंगा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, प्रियंका मोहिते हैं। और कामी रीता शेरपा ये जो है 28 बार, अभी तक में वर्तमान में देखिएगा तो ये 28 बार क्या हो चुकी है, आपको ये यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर ये फतह कर चुकी है, 28 बार जा चुकी है, ठीक है। शेफाली सिंह ऐसा कोई इंपोर्टेंट नाम नहीं है। नाम एक और आपको बता देते हैं, किसका नाम बता देते हैं, काम्या का बता देते हैं, ठीक है। किसका नाम बता रहे हैं आपको, काम्या के बारे में बता रहे हैं, काम्या कार्तिकेयन। और काम्या कार्तिकेयन जो है भारत की तरफ से, नेपाल की तरफ से, देखिए 2 तरफ से जो है एवरेस्ट पर चढ़ा जाता है। एक जो चढ़ा जाता है आपको कह सकते हैं कि भारतीय तरफ से, एक जो चढ़ा जाता है कठिन जो होता है किस तरफ से होता है, आपको नेपाल के क्षेत्र की तरफ से होता है, कठिन चढ़ना कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है नेपाल की तरफ से जो चढ़ना एक तरह से स्टार्ट की है, तो काम्या किसके बारे में बात कर रहे थे, काम्या के बारे में बात कर रहे थे। और यह काम्या कार्तिकेयन जो है आपको सबसे कम उम्र की, मात्र 16 वर्ष की जो है आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। तो आप लोगों को याद रखिएगा, प्रियंका मोहिते कहां पर चढ़ने वाली पहली महिला है, यह कंचनजंगा पर। कामी रीता शेरपा जो है ये नेपाल की रहने वाली है। उसके बाद प्याली बसाक जो है आपको इसका आंसर आपको बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने में है, केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन आप लोगों को बन रहा है ये करंट अफेयर से बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम। यहां पर भी क्वेश्चन को सुधार करिएगा, मीसम लिखा हुआ है, इसको क्या बदलना है, मौसम में बदलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि आप लोग के समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको सुधार कर लीजिएगा। इसको क्या कर लेना है, इतना तो समझ ही जो गए होंगे कि जब विश्व लिखा हुआ है, विज्ञान लिखा हुआ है तो मौसम ही होगा, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म रहा है, ठीक है। तो ये जो 2023 बीत चुका है ये अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, ठीक है। यह जो है आपको 2023 जो है सबसे गर्म रहा है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि क्या कहा जाता है, विश्व मौसम संगठन कहा जाता है, यह इसका आदि मुख्यालय हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, ठीक है। और इसका गठन कब होता है, 23 मार्च 1985 ईस्वी को WMO, इसको शॉर्ट में यदि बोलते हैं तो WMO बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, कहां तक हो चुका है आप लोगों को, 50 नंबर तक हो चुका है। चलिए 51 नंबर से इस साइड आते हैं।
और कोप के बारे में पूछा जा रहा है। कोप का जो है 2028 में है, कोप का 28वां जो एक तरह से कह सकते हैं कि अध्यक्षता किया गया है, 2023 में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में निर्णयों में से कौन सा कथन पर विचार, चलिए विचार करने के बारे में बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं हम लोग। 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, ये बिल्कुल सही बात है। 118 देशों ने वैश्विक, इसको सुधार करिएगा, वैश्विक होगा, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प किया है। इसको भी यहाँ पर संकल्प बना लीजिएगा। ठीक है, और इस समझौते पर भारत हस्ताक्षर नहीं किया है, बिल्कुल ठीक है। तो इस समझौते पर जो है भारत के द्वारा हस्ताक्षर है। तो यहाँ पर जो है आंसर आपको कौन सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इनमें से सभी। ठीक है, 1 2 3 तीनों बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश रक्तवर्ण, ठीक है, आकाश रक्तवर्ण, एक ऐसा घटना घटती है मंगोलिया में कि आकाश जो है पूरी तरह से लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, आकाश पूरी तरह से लाल। हम लोग का आकाश जो दिखाई पड़ता है किस तरह से, आसमानी कलर का दिखाई पड़ता है, या सुबह या शाम आपको दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा आपको लालिमा दिखाई पड़ता है। लेकिन मंगोलिया में ऐसा होता है जिस तरह की एक तरह से कह सकते हैं जो खून का कलर होता है, ठीक है, इस तरह का आपको रक्त की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर रक्त वर्ण लिखा हुआ है या ब्लड रेड लिखा हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से लाल हो जाती है। और यह जो घटना घटती है अरोरा का एक घटना होता है उसके वजह से घटती है, लेकिन यह सामान्यतः कहां पर होती है, ध्रुवों पर घटना ये घटती है। अरोरा का जो घटना घटा जाता है कहां पर, ध्रुवों पर घटा जाता है। लेकिन यह एक ऐसा घटना 2023 2 दिसंबर को होती है, यह कहां पर होती है, मंगोलिया में होता है। ठीक है, जो कि आसमान जो है पूरी तरह से लाल में बदल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, बिहार किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित, बिहार में पहली बार कब दूरदर्शन केंद्र, यह जो है 1978 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया गया था, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बिहार में जो है पहली बार यदि दूरदर्शन केंद्र देखते हैं तो कहां पर स्थापित किया गया था, यह जो है मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। यदि पटना की बात करते हैं तो पटना में कब स्थापित किया गया था, बहुत बाद में स्थापित किया गया था पटना में, 1990 में आके पटना में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ, क्या है, कहां क्वेश्चन आ गया, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर होता है, लखनऊ में होता है। और जब लखनऊ में होता है तो वहां पर गांधी जी भी आते हैं, और बिहार से जो जाते हैं एक व्यक्ति जाते हैं, कौन जाते हैं, रामचंद्र, ये राजकुमार शुक्ल जाते हैं। ठीक है, कौन जाते हैं, राजकुमार शुक्ल जाते हैं। ठीक है, जब राजकुमार शुक्ल जाते हैं तो ये बोलते हैं कि बिहार चलिए, गांधी जी को बुलाते हैं कि बिहार आइए एक बार और देखिए यहाँ पर किसानों की दुर्दशा क्या है। जब बिहार आते हैं तो कौन बुलाते हैं, राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि जब पहली बार बिहार आते हैं महात्मा गांधी तो चंपारण आंदोलन होता है। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन क्या था, एक प्रकार का किसान आंदोलन ही था। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में यहाँ पर जो साथ देते हैं, किसका साथ देते हैं, राजकुमार शुक्ल के द्वारा साथ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन तो पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं। महुआ किसके बारे में बात किया जा रहा है, महुआ मोइत्रा के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि महुआ मोइत्रा को कुछ दिन पहले जो है क्या किया जाता है, लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है कि ये किस पार्टी से संबंध रखती थी। ये जो संबंध रखती थी किससे रखती थी, तृणमूल कांग्रेस से रखती थी। कौन पार्टी से रखती थी, यह जो है आपको संबंध रखती थी तृणमूल कांग्रेस से, पार्टी से संबंध रखती थी। ठीक है, और इनको क्यों निकाल दिया गया था पार्टी से, तो इनको जो है निकाल इसलिए दिया गया था, ये जो है क्वेश्चन पूछ देती है कैश गिफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ देती है। ठीक है, और जब कैश गिफ्ट के बारे में ये क्वेश्चन पूछ देती है तो स्वाभाविक बात है कि अभी जो सत्ता में पार्टी है उनको बुरा लगेगा। और इसके लिए जो है एक एथिक्स कमेटी का गठन किया जाता है। किसके, कौन सा कमेटी, एथिक्स कमेटी। इसको जो निष्कासित करता है कौन सी कमेटी, ये भी हो सकता है कि पूछा जाता है। तो एथिक्स कमेटी के द्वारा जो है इसको बाहर कर दिया जाता है। किसको, महुआ मोइत्रा को। ठीक है, 8 दिसंबर 2023 की ये घटना है और इनको जो है लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाता है। और ये किस पार्टी की है, तो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में दिखाई पड़ता है तो कौन से राज्य में दिखाई पड़ेगा आपको, ममता बनर्जी का जो पार्टी है पश्चिम बंगाल में, यही तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है। ठीक है, अध्यक्षता अभी किसके पास है, वही ममता बनर्जी के पास है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देश का पहला गैंडा संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया, देश का पहला यदि गैंडा संरक्षण प्रजनन केंद्र जाइएगा तो आपको पटना में। ठीक है, यदि आप पटना से हैं तो पटना में जाते होंगे, कहां पर जाते होंगे, संजय गांधी जैविक उद्यान जाते होंगे। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान जिसको कि चिड़ियाघर बोलते हैं। ठीक है,
तो चिड़ियाघर जाते होंगे तो वहां पर आपको गैंडा बहुत सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है। तो देश का पहला गैंडा संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है कहां पर खोला गया है? पटना में ही खोला गया है। पटना का जो जू जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्वाधिक गैंडा दिखाई पड़ता है। पूरे इंडिया में सर्वाधिक जो कह सकते हैं चिड़ियाघर में, किस चिड़ियाघर में गैंडा की संख्या है? तो पटना के चिड़ियाघर में ही है, ठीक है, इसलिए पटना में खोला गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया जाता है? ठीक है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो यह 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को किसका गठन किया जाता है? आपको भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाता है। तो सिर्फ डेट पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ज्यादा कुछ बात करना है नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। कन्याकुमारी का जो कैप कैमरून है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का है, ठीक है। यदि मुख्य भूमि ना लगाए, ठीक है, यदि पूछेगा कि मुख्य भूमि पर ना लगाए तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु हम लोग बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट किसका हिस्सा है? आपको ग्रेट निकोबार का जो अंतिम पॉइंट दिखाई पड़ेगा, तो आपको भारत का सबसे अंतिम पॉइंट कौन सा दिखाई पड़ता है? आपको इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर आप लोगों को टिक नहीं लगाते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? कैप कैमरून होगा, ठीक है। कैप कैमरून सबसे मुख्य भूमि पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? मुख्य भूमि पर, तो कैप कैमरून होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 58 नंबर हो चुका है, आ जाते हैं 59 नंबर पर जल्दी से। यहाँ पर देखिए कौन सा है? नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। कौन सा नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है? तो नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा नेशनल पार्क है? तो नेशनल पार्क आपको दिखाई पड़ रहा है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया, ठीक है। तो वह प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है जो कि भारत में से स्थापित किया गया? तो यह किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क कौन सा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय? तो यह जो है जिम कॉर्बेट है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे कि पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसका जो नाम हुआ करता था हैली नाम हुआ करता था। कौन सा नाम हुआ करता था? हैली नाम हुआ था। और इसकी स्थापना कब होती है? 1936 ईस्वी में होती है। लेकिन इसका नाम जो है परिवर्तन कब किया जाता है? जिम कॉर्बेट कब किया जाता है? 1957 में इसका नाम आकर परिवर्तन कर दिया जाता है। हैली का नाम क्या कर दिया जाता है आपको? आप 1957 जिम कॉर्बेट कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत का स्रोत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इसको क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। मिसप्रिंट है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग देख लेते हैं। समुद्री ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उसके बाद बायोगैस ऊर्जा। तो यहाँ पर जो है किसके बारे में पूछा जा रहा है? गैर परंपरागत, ठीक है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो गैर परंपरागत किसको बोला जाता है? जो कि ऐसी ऊर्जा की कह सकते हैं कि जो कि जल्दी समाप्त ना हो, ठीक है, जल्दी समाप्त ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? गैर परंपरागत। और परंपरागत ऊर्जा किसको बोला जाता है? एक तरह से कि जो कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कोयला क्या होगा? आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? निश्चित है कि समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ क्या हो जाएगा? निश्चित है कि समाप्त हो जाएगा। यदि ऊर्जा की बात करते हैं, क्या सौर ऊर्जा समाप्त होगा? जब तक यदि सूर्य है तब तक हम लोग हैं, ठीक है, और जब तक सूर्य है तब तक हम लोग हैं, तो उस वक्त तक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समुद्री ऊर्जा जब तक हम लोग रहेंगे तब तक समुद्र भी रहेगा, ठीक है। और बायोगैस ऊर्जा भी हम लोग आसानी से अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जल्दी आसानी से समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बायोगैस कह सकते हैं कि बायोगैस के अंतर्गत में जो भी एक तरह से गाय भैंस का जो भी एक तरह से मल रहता है उसके प्रयोग के द्वारा जो है बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी जो है जब तक एक तरह से जीव जंतु रहेगा तो ये भी आसानी से हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं बायोगैस के को भी। समुद्री ऊर्जा भी समाप्त नहीं होने वाला है, सौर ऊर्जा भी समाप्त नहीं होने वाला, और कोयला जो है आने वाले दिनों समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कोयला होगा। ये यदि क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत से नीचे स्तर से है, ठीक है। आप बात करते हैं तो जो बच्चा का जो क्वेश्चन होता है वो स्तर से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देश की प्रथम बोलती फिल्म, आसान सा है। देश की प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा है, ठीक है। और आलम आरा का निर्देशक के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन सुधार करिएगा, निर्देशक के बारे में पूछा जा रहा है। और निर्देशक कौन है? आर्देशिर ईरानी है, ठीक है, आर्देशिर ईरानी है। और आप लोगों को बता देते हैं कि देश की प्रथम फिल्म कौन सी थी। देश की प्रथम फिल्म आपको पता है कि राजा हरिश्चंद्र था, ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म था वो किस प्रकार था? वो बोलती फिल्म नहीं था, मुक्त फिल्म था। मतलब कि एक तरह से समझिए कि आप घटना देख रहे हैं लेकिन उसमें क्या हो जा रहा है, किसी तरह से उसमें बातचीत नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो शारीरिक हाव भाव उसमें दिखाया जाता था, किसमें? राजा हरिश्चंद्र में। और राजा हरिश्चंद्र के जो डायरेक्टर थे कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। और दादा साहब फाल्के जो है 1913 ईस्वी में इसका एक तरह से फिल्म रिलीज करते हैं, 1913 ईस्वी में। और आपको आलम आरा कब रिलीज होती है? तो आलम आरा जो आपको रिलीज होती है 1931 ईस्वी में होती है। ये जो है बोलती फिल्म थी। तो आलम आरा जो 1931 ईस्वी में आर्देशिर ईरानी के द्वारा जो है यह फिल्म रिलीज होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है आपको साइंस से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आप ये साइंस वाले सर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मानव विकास सूचकांक, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही मिसप्रिंट है, इसको भी सुधार कीजिएगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रतिपादन कब किया गया था, ठीक है।
तो यह कब किया गया था? तो यह जो है 1990 ईस्वी में किया गया था। मानव विकास सूचकांक जो है पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री, ठीक है, नाम बता देते हैं आप लोगों को, पाकिस्तान के नाम से थोड़ा सा आप लोग भड़किएगा नहीं, ठीक है, आराम से। जो कोई अर्थशास्त्री है तो उसका नाम जो इंपॉर्टेंट है तो उसका नाम लेना स्वाभाविक बात है, और जिसका खास करके जीएस में नाम है तो नाम लेने में कोई दो राय नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री कौन थे? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महमूद उल हक थे। कौन थे? महमूद उल हक। और इन्होंने ही 1990 में क्या करते हैं? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन करते हैं। किसके द्वारा? पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री रहते हैं महमूद उल हक, इन्हीं के द्वारा जो है 1990 ईस्वी में इसका अवधारणा दिया जाता है, ठीक है। यदि मानव विकास सूचकांक हर वर्ष इसका रिपोर्ट आता है, ठीक है, और जब हर वर्ष इसका रिपोर्ट आता है तो भारत का रिपोर्ट 2024 में क्या है, बात कर लेते हैं। भारत का स्थान क्या कहते हैं 2024 में कितना है मानव विकास सूचकांक में? यह जो है भारत जो है बहुत पीछे है। कितने स्थान पर है? 134वें स्थान पर है, ठीक है। भारत कितने स्थान पर है? 134वें स्थान पर है। यदि प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर आपको दिखाई पड़ेगा कौन सा देश? स्विट्जरलैंड दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कौन सा देश है प्रथम स्थान पर? तो स्विट्जरलैंड है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। साख आधार क्या है, ठीक है, साख आधार क्या है? तो साख आधार जो है इसका एक नाम डायरेक्ट पूछ रहा है कि साख आधार क्या है। तो साख सृजन किया जाता है, बैंकों की भाषा है, ठीक है, और यह जो किया जाता है विश्वास पर किया जाता है। किस पे विश्वास पर किया जाता है? किसी को यदि आप लोग उधार देते हैं तो किस पर देते हैं? सिंपल सी बात है कि एक विश्वास पर ही दिया जाता है, ठीक है। ऋण जो किसी को आप वो लौटा के दे या ना दे, एक तो आगे वाले पर्सन पर डिपेंड करता है, लेकिन दिया किस लिए जाता है? एक प्रकार से विश्वास पर ही दिया जाता है। तो साख सृजन किया जाता है किस पर किया जाता है? तो विश्वास पर किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का अपने उपयोग के लिए कौन सा खरीदता है? तो ठीक है, किसके द्वारा खरीदा जाता है? तो यह जो है आपको उपभोक्ता के द्वारा, उपभोक्ता ही किसी वस्तु को खरीदेगा, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने के अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, देख लेते हैं हम लोग। और नगद आरक्षित अनुपात जो है जिसको की शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? CRR बोला जाता है, ठीक है। और CRR को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि CRR को किसके पास रखा जाता है? तो RBI के पास रखते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं CRR के बारे में पूछा कि इसको यदि कम कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैंकों के पास जो है अधिक तरलता हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा कि बैंकों के पास अधिक धन हो जाएगा, और जब धन अधिक हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा? इधर उधर ऋण बांटने का काम करने लगेगा। अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगा, वही बोले जैसे कि मान के चले कि बैंक यदि कम कर देता है, RBI क्या कर देगा? CRR को कम कर देगा। जैसे ही CRR को कम कर देगा तो किसके पास धन अधिक हो जाएगा? तो स्वाभाविक बात, जो अनुसूचित बैंक है, जो छोटे छोटे जो बैंक है, तो इसके पास क्या हो जाता है? आपको अधिक धन हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि मुद्रा की क्या हो जाएगा? पूर्ति जो है बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में क्या हो जाएगी? यहाँ पर गिरावट आएगी। ये भी स्वाभाविक बात है कि वास्तविक निवेश दर में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो 1 2 3 4 सभी सही है इसमें से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? जीएसटी किसके अंतर्गत आता है? अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। और जीएसटी कब भारत में आता है? तो जीएसटी जो है 1 जुलाई आपको 2017 में भारत में आता है। कब आता है? 1 जुलाई 2017 में जो है जीएसटी लागू है 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। यदि पूरे विश्व की बात करते हैं कि जीएसटी पूरे विश्व में प्रथम बार कहां पर आता है, तो प्रथम बार जो है 1959 ईस्वी में फ्रांस में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? 1959 ईस्वी में फ्रांस में लाया जाता है। भारत में 2017 बहुत बाद आता है। निम्न में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? आइए देख लेते हैं। तो बेरोजगारी का किसके बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? आइए देख लेते हैं। जनशक्ति संसाधन अपव्यय, बिल्कुल। चलिए, आर्थिक अधिभार में वृद्धि, एक अर्थव्यवस्था समग्र विकास में बाधा। और नेक्स्ट है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है गणना किया जाता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या किया जाता है? इसका बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। प्रति व्यक्ति आय जो है गणना किया जाता है। तो यह जो है पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। तो बेरोजगारी का प्रभाव किस पर नहीं है? प्रति व्यक्ति आय पर जो है वृद्धि पर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तेजी से जो संयोजन या प्रक्रिया कहलाती है इसको क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आपको पता है कि एलपीजी भारत में कब आती है? 1991 में। एलपीजी गैस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यह जो है कब आती है? 1991 में आती है। और भारत में भी जो है
वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन, जब किसी भी चीज को आप पूरे विश्व में बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, जब तेजी से प्रसार करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे विश्व पर अपना मार्केट का प्रचार करना पड़ेगा, ठीक है, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो यह जो है वैश्वीकरण, इसका आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो सीधा सा बात है कि अल्प विकसित देशों के बारे में बातचीत किया जा रहा है, या किसी भी देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो होती है, यहाँ पर लगा दिया अल्प विकसित से, ऐसे प्रभावित नहीं होना कि अल्प विकसित लगा दिया है तो कोई दिक्कत है। ठीक है, तो अल्प विकसित से लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो होता है आय की असमानता होता है। क्या होता है? आय की असमानता होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग देख लेते हैं। निर्वाचन क्या है? निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? ठीक है, सिंपल सी बात है, निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में सबसे संसदीय क्षेत्र कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा ये तेलंगाना का मलकाजगिरी। ठीक है, मलकाजगिरी तेलंगाना का जो है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पर जो है आपको निर्वाचक क्षेत्र है। कितना जनसंख्या पर है? तो यहाँ पर जो है आपको 29 लाख के जनसंख्या पर है। ठीक है, यदि सबसे छोटा बात करते हैं तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है आपको दिखाई पड़ेगा लक्षद्वीप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वहां 47,972 व्यक्ति है। ठीक है, निर्वाचकों की संख्या कितना है? सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा याद रखिएगा, सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर मलकाजगिरी तेलंगाना का हिस्सा आता है, जहां पर 29 लाख जनसंख्या है। यहाँ पर यदि बात करते हैं तो लक्षद्वीप की 47,972 के आसपास ही है। ये जो 2011 का डाटा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, तो किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? राजकीय भाषा। और भाग के बारे में बात करते हैं तो भाग कितना में है? 17 में है। और यह पूछ रहा है कि किस वर्ष आता है, तो यह कब आता है? 1900, इसका गठन जो होता है कब आता है? 1955 में होता है। ठीक है, राजभाषा के संसदीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है, इसको सुधार कर लीजिएगा। संसदीय मत, चलिए आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना लिखा हुआ है कि पढ़ सकते हैं। राज्यसभा के संसदीय मत पद्धति, ठीक है, मत पद्धति द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। किसके द्वारा? ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो होगा, देखिए यहाँ पर इसको सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। एकल संक्रमणीय, क्या हो जाएगा? एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। किसके आधार पर? एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हो जाएगा। राज्यसभा का जो सदस्य का जो निर्वाचन किया जाता है, किस पर किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाता है। और राज्यसभा का, यहाँ से एक क्वेश्चन कल भी बताए थे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन का जो पद्धति किस देश से लिया गया है? यह जो लिया गया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का क्या किया जाता है? मनोनयन भी किया जाता है। यह कहां से लिया गया है? तो यह जो है आपको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का जो गठन किया जाता है किस आर्टिकल में किया गया है? इसके गठन के बारे में क्या किया है? बात किया गया है, तो आर्टिकल 80 में किया गया। राज्यसभा के गठन के बारे में बात कितना कल भी बातचीत किया है, फिर से आज कर रहे हैं, 80 में किया गया है। ठीक है, और 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में। और राज्यसभा के जो सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या यदि बात करते हैं तो अधिकतम संख्या कितना है? 250 है। अधिकतम कितना है? 250 है। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 200 आपको 45 है। अधिकतम 250 और वर्तमान में कितना? 245 है। ठीक है, 245। और इसमें जो है 12 व्यक्ति को क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की गई है? किसके द्वारा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर कर देते हैं, जो कि आसानी से आप लोगों को दिखाई पड़े। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन आपको किस अनुच्छेद के द्वारा श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी को क्या किया गया है? सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है? तो आर्टिकल जो है आपको यहाँ पर प्रबंधन, श्रमिकों के प्रबंधन, तो आर्टिकल जो है आपको अनुच्छेद 43A में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 43A में दिखाई पड़ेगा। अनुच्छेद 39 में क्या दिखाई पड़ता है? अनुच्छेद 39 की बात करते हैं तो 39A में जो है पुरुष स्त्री के सभी नागरिकों को जो पर्याप्त साधन कर सकते हैं, प्राप्त करने की जो निर्धारण किया गया किसमें? 39A में किया गया। पुरुष स्त्री पर एक तरह से कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में साधन जो प्राप्त कर सकता है किसमें? तो आपको 39A में। इसमें कोई प्रकार का ऐसा नहीं कि छेड़छाड़ किया गया है, तो पुरुष स्त्री सभी को जो है समान दृष्टि से यहाँ पर देखा गया। तो अनुच्छेद 42 कहाँ पर किससे संबंधित है? अनुच्छेद यदि 42 की बात करते हैं तो ये जो है आपको काम की न्याय संगत या प्रसूति विभाग से जो है कह सकते हैं कि ये जो बात किया गया प्रसूति के बारे में बात किया गया कहाँ पर? अनुच्छेद आपको 42 में। और काम संगत के बारे में भी बात किया गया है आपको किसमें? 42 में। ठीक है, राज्य लोक कल्याणकारी की बात जो किया जाता है किसके बारे में किया जाता है? आपको आर्टिकल 38 में किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक याद रखिएगा, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? श्रमिकों के प्रबंधन भागीदारी से सुनिश्चित करने से। यही आप लोगों का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ग्राम पंचायत
कि 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन है? देखिए ग्राम पंचायत के 3 स्तर रहते हैं, बिल्कुल ब्लॉक स्तर पर पूछा जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति तो होता है। ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम स्तर पर आपको पता है कि ग्राम जो होता है, इसको जो ग्राम वाला जो होता है, ग्राम सभा जो बोला जाता है, या एक तरह से ग्राम का जो मुखिया होता है, ठीक है, उसको कह सकते हैं कि ग्राम का एक तरह से जो सभा का नेतृत्व किया जाता है उसको किसके द्वारा? तो मुखिया के द्वारा। यहाँ पर पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर होता है, सबसे ग्रामीण स्तर पर सबसे नीचे स्तर पर ग्राम सभा होता है, और जिला स्तर पर इसको क्या कहा जाता है? जिला परिषद कह सकते हैं हम लोग, जिला समिति कह सकते हैं या जिला परिषद बोलते हैं, ठीक है। तो 3 स्तर होता है पंचायत, तो यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर पूछा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के बहिष्कृत क्षेत्रों के परामर्श दाता समिति के बारे में पूछा जा रहा है। तो परामर्श दाता समिति कौन सा था, किसके बारे में? संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों पूरा के बारे में पूछा रहा है, तो यह किसके द्वारा हो जाएगा? तो सरदार पटेल हो जाएगा। इसका कौन? जवाहरलाल नेहरू के पास किसका अध्यक्षता रहता है? तो आपको स्टेट समिति का दिखाई पड़ेगा और संघ समिति का दिखाई पड़ेगा। किसके पास? आपको जवाहरलाल नेहरू के पास दिखाई पड़ेगा। यदि जेबी कृपलानी की बात करते हैं तो जेबी कृपलानी के पास जो है झंडा समिति का, एक होता है झंडा, एक होता है झंडा तदर्थ समिति। तो झंडा समिति जो आपको दिखाई पड़ेगा, तो आपको कृपलानी का इसका अध्यक्षता, और राजेंद्र प्रसाद के पास जो दिखाई पड़ता है झंडा तदर्थ समिति का अध्यक्षता दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके पास जो है झंडा तदर्थ समिति का अध्यक्षता रहता है। तो आंसर आप लोगों को जो आंसर बनेगा कौन सा? सरदार पटेल बनेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? ठीक है, सिंपल सा है, 11वीं अनुसूची के बारे में बातचीत किया जा रहा है, और 11वीं अनुसूची में जो है कुल कितना विषय है? 29 विषय है, ठीक है। कितना विषय है? 29 विषय है। और यदि 12 अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो 12 अनुसूची में कुल कितना विषय है? तो आपको वहां पर 18 विषय है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर जो है आपको बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यह जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत है, इस जगह ये मतलब राज्य सूची है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसके बारे में? राज्य सूची, तो बिल्कुल सही है। जनगणना किसके पास है? संघ सूची के पास है, बिल्कुल सही है। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची आपको 4, ठीक है। किसमें किया गया? यहाँ पर ये गलत है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आपको डी नंबर हो जाएगा। राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन किया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल नहीं, अनुसूची पूछा रहा है, तो अनुसूची किस में किया गया है? तो अनुसूची जो है आपको 4 में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संसद का व्यय लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन करता है, ठीक है, या कौन देखता है? यह जो है कैग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करते हैं तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल जो है इसका 148 में है, ठीक है। और इसका जो नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। वर्तमान में कौन है कैग? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और 80 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। संविधान सभा के मूल अधिकारों को अल्पसंख्यकों के जनजातियों के बहिष्कृत, यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को देख लीजिए इस जगह। चलिए इस जगह फिर से नहीं तो बता देते हैं, ठीक है। जवाहरलाल सेम क्वेश्चन पीछे हो चुका है, ठीक है। तो संविधान सभा के मूल अधिकारों को अल्पसंख्यकों के जनजातियों का बहिष्कृत क्षेत्रों का परामर्शदाता समिति का अध्यक्ष किसके पास रहता है? तो यह जो है आपको सरदार पटेल के पास रहता है। तो इस तरह से आज के जितने भी जो आर्ट्स पेपर था, करंट अफेयर्स था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और जस्ट जो है आप लोगों को साइंस के सर राहुल सर आएंगे।